न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश और प्रदेश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की। पीएम मोदी ने घाना के राष्ट्रपति के साथ व्यापक वार्ता की। अमरनाथ यात्रा पर दरख्शान अंद्राबी का भावनात्मक। आदित्य ठाकरे से माफी मांगे फडणवीस। आप देख रहे हैं तो खबरें विस्तार से। पीएम मोदी ने घाना के राष्ट्रपति के साथ व्यापक वार्ता की। पीएम मोदी ने बुधवार को अक्रा में घाना के राष्ट्रपति डॉक्टर जॉन ड्रामानी महामा से मुलाकात की। यह 3 दशक से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली घाना यात्रा थी। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत घाना के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास और कार्यालय जुबली हाउस में राष्ट्रपति महामा ने किया। संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि भारत घाना में युवाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण में सहायता करने तथा राष्ट्रपति महामा की फ्रीड घाना कार्यक्रम में योगदान देने के लिए एक कौशल विकास केंद्र स्थापित करेगा। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि भारत घाना के छात्रों के लिए TEC और ICCR छात्रवृत्ति को दोगुना करेगा। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत सिर्फ एक साझेदार नहीं है, यह राष्ट्र निर्माण की दिशा में घाना की यात्रा में सहयात्री की तरह खड़ा है। उन्होंने कहा है कि भारत कृषि, शिक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य सेवा और डिजिटल भुगतान सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करेगा। योर एक्सेलेंसी राष्ट्रपति जॉन महामा, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के सभी साथी, नमस्कार। मेरे लिए यह अत्यंत गर्व की बात है कि मुझे यह अवसर मिला है। मैं अनेजे से मेवोहा घाना में जिस आत्मीयता, गर्मजोशी और सम्मान से हमारा स्वागत हुआ है, उसके लिए मैं हार्दिक आभारी हूं। राष्ट्रपति जी स्वयं एयरपोर्ट आए, यह मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। दिसंबर 2024 के आम चुनावों में राष्ट्रपति महामा दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। उनकी शानदार जीत के लिए मैं एक बार फिर उनको बधाई देता हूं। यह घाना के लोगों का उनके नेतृत्व और विजन के प्रति गहरे विश्वास का प्रतीक है। फ्रेंड्स, भारत घाना मित्रता के केंद्र में हमारे साझे मूल्य, संघर्ष और समावेशी भविष्य को लेकर साझे सपने हैं। हमारे देशों के फ्रीडम स्ट्रगल ने बहुत से अन्य देशों को प्रेरित किया। आज भी पश्चिम अफ्रीका में घाना एक जीवंत लोकतंत्र के रूप में अन्य देशों के लिए बीकन ऑफ होप है। आज राष्ट्रपति जी और मैंने हमारी द्विपक्षीय साझेदारी को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का रूप देने का निर्णय लिया है। घाना के राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा में भारत केवल एक सहयोगी नहीं बल्कि एक सहयात्री है। यह भव्य जुबली हाउस विदेश सेवा संस्थान, कोमेंडा शुगर फैक्ट्री, इंडिया घाना कॉफी एंड नॉन ICT सेंटर और तेमा पगदन रेलवे लाइन, ये सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, ये हमारी
साझेदारी के प्रतीक है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $3 बिलियन पार कर चुका है। भारतीय कंपनियों ने लगभग 900 प्रोजेक्ट्स में लगभग $2 बिलियन का निवेश किया है। आज हमने आपसी व्यापार को अगले 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। फिनटेक के क्षेत्र में भारत यूपीआई डिजिटल पेमेंट का अनुभव घाना के साथ साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड, डेवलपमेंट पार्टनरशिप हमारी साझेदारी का एक मूल स्तंभ है। राष्ट्रपति महामा के आर्थिक पुनर्गठन के प्रयासों में भारत के पूर्ण समर्थन और सहयोग का हम आश्वासन देते हैं। आज हमने घाना के लिए आईटेक और आईसीसीआर स्कॉलरशिप को 2 गुना करने का निर्णय लिया है। युवाओं को वोकेशनल एजुकेशन के लिए एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना के लिए काम किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में राष्ट्रपति महामा जी के फील्ड गाना प्रोग्राम में सहयोग करने में हमें खुशी होगी। जन औषधि केंद्र के माध्यम से भारत घाना के नागरिकों को एफोर्डेबल हेल्थ केयर, रिलायबल केयर देने का प्रस्ताव रखता है। वैक्सीन प्रोडक्शन में सहयोग के लिए हमने विचार विमर्श किया। रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में हम सिक्योरिटी थ्रू सॉलिडारिटी के मंत्र को लेकर आगे बढ़ेंगे। सशस्त्र बलों की ट्रेनिंग, मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिफेंस सप्लाई और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाया जाएगा। क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन और माइनिंग में भारतीय कंपनियां सहयोग देगी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस और कोalition फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मंचों पर भारत और घाना पहले से सहयोग कर रहे हैं। घाना के रिन्यूएबल एनर्जी, विशेषकर क्लीन कुकिंग गैस को बढ़ाने के लिए उसके प्रयासों में सहयोग के लिए हमने उन्हें ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। फ्रेंड्स, हम दोनों ग्लोबल साउथ के सदस्य हैं और उसकी प्राथमिकताओं के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में उनकी सकारात्मक भागीदारी के लिए हम घाना का धन्यवाद करते हैं। भारत के लिए यह गर्व की बात है कि हमारी G20 अध्यक्षता में अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता मिली। हमने साहेल रीजन सहित अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भी विचार विमर्श किया। हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में सहयोग के लिए हम घाना का आभार प्रकट करते हैं। इस संदर्भ में हमने काउंटर टेररिज्म में आपसी सहयोग को और मजबूत करने का निर्णय किया है। यूएन रिफॉर्म्स को लेकर हमारा दृष्टिकोण एक जैसा है। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। हमारा मानना है कि युद्ध का युग नहीं है। डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही समस्या का समाधान होना चाहिए। फ्रेंड्स, घाना में भारतीय समुदाय हमारे पीपल टू पीपल संबंधों की विशेष कड़ी है। लंबे समय से
भारतीय शिक्षक, डॉक्टर और इंजीनियर घाना में सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में भी भारतीय समुदाय सकारात्मक योगदान दे रहा है। भारतीय समुदाय के साथ कल अपनी मुलाकात के लिए मैं बहुत ही उत्साहित हूं। राष्ट्रपति जी, आप भारत के घनिष्ठ मित्र हैं। आप भारत से भी भली भांति परिचित हैं। मैं आपको भारत यात्रा का निमंत्रण देता हूं। मुझे विश्वास है कि आप हमें भारत में अपना स्वागत करने का अवसर प्रदान करेंगे। एक बार फिर मैं आपका, घाना सरकार और घाना के सभी लोगों का उनके आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर। अमरनाथ यात्रा पर दरख्शान अंद्राबी का भावनात्मक संदेश। अमरनाथ यात्रा 2025 के पहले जत्थे के स्वागत में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने आज श्रीनगर में एक विशेष भंडारे का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने भारत की गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया। भंडारे के उद्घाटन के दौरान दरख्शान अंद्राबी ने कहा है कि यही भारत की खूबसूरती है, हम सब एक है। हर कश्मीरी आज अमरनाथ यात्रियों का दिल से स्वागत कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा न केवल एक धार्मिक यात्रा है, बल्कि यह राष्ट्रीय एकता और सद्भावना का प्रतीक भी बन गई है। कोई बात नहीं है, अभी यहाँ दर्शक जी, कल से यात्रा शुरू होने वाली पहला जत्था बालतल के बेस कैंप में पहुंच गया है, जिसका आपने खुद वेलकम किया, स्वागत किया। कितनी खुशी भी आपको इनके मौजूद आपने? देखिए, आप देख रहे हैं हमारे भाई आ रहे हैं पूरे भारतवर्ष से, और ये पहला जत्था जिसको हमने बालतल में वेलकम किया है। हमारे देश की यही तो सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं कि खूबसूरती है। हिंदू मुसलमान जो है एक है, और हम इनको दिल से वेलकम करते हैं। हर जगह इनका वेलकम है, और आज हर एक कश्मीरी खुश है कि ये हमारे भाई हमारे देश से आए हैं, और हमारे दिलों में इनकी जगह है। गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट्स किए हैं, पुलिस प्रशासन काम कर रही है, लेकिन साथ साथ में यहाँ के लोग काफी उत्साह है। सभी लोग यहाँ पर वेलकम के लिए इनको तहे दिल से खड़े हैं। और आप देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ने और हमारे एलजी मनोज सिन्हा साहब जिस तरह से रात दिन काम कर रहे हैं, और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सराहनीय है। इसके तो कोई वर्ड्स ही नहीं है। लेकिन लोग जो सिविल सोसाइटी हैं, बाकी लोग हैं, वो वाकई में दिल से चाहते हैं कि अमन से, खुशी से ये यात्रा संपन्न हो, पहले स्टार्ट हो फिर संपन्न हो, और जिसके लिए ये आए हैं इनकी मनोकामनाएं पूरी हो। अगली खबर की ओर। आदित्य ठाकरे से माफी मांगे फडणवीस, बोले संजय राउत। दिशा सालियान सुसाइड मामले में मुंबई पुलिस एसआईटी की रिपोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट को सौंपी गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद आदित्य ठाकरे को क्लीन चिट मिल गई है। दिशा सालियान मौत मामले की फिर से जांच करने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया है कि उनकी मौत में कोई गड़बड़ी नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे आत्महत्या करार दिया और आदित्य ठाकरे को निर्दोष बताया। कोर्ट ने मिली राहत के बाद विपक्ष सरकार पर हावी हो गया है। वहीं मुंबई पुलिस की एसआईटी की रिपोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट को दिशा सालियान मौत मामले में बेईमानी से इनकार करने पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने मांग की है। तो आप माफी मांगनी चाहिए देवेंद्र फडणवीस। दिशा सालियान मामले में पुलिस का अगर क्लीन चिट का रिपोर्ट आया है तो आत्महत्या ही है। तो ये नारायण राणे का बेटा जो है ना, वो इतना है, देखो मुझे नाम नहीं उसका मालूम, एकदम उसको टिल्लिया बोलते हैं। हाँ, वो मंत्री है, वो है देवेंद्र फडणवीस है, और भी उनके बीजेपी के लोग हैं, एकनाथ शिंदे है।
ये लोगों ने शिवसेना से और आदित्य ठाकरे से माफी मांगनी चाहिए। एक युवा हमारे नेता को आपने जिस प्रकार से घेर लिया, बदनाम किया, लेकिन हम हटे नहीं, तो आप माफी मांगो, थोड़ी भी नैतिकता आप में है तो। बढ़ते ही खबर की ओर। सख्त सुरक्षा के बीच तीर्थ यात्रा जारी। अमरनाथ यात्रा का दूसरा जत्था आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू से रवाना हुआ है। सुरक्षा बलों ने पूरे रूट पर चौकसी बढ़ा दी है ताकि यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके। श्रद्धालु में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इंदौर से आए एक यात्री ने कहा है कि हमें बहुत खुशी है, यह दूसरा जत्था है। हमने अप्रैल में ही पंजीकरण करा लिया था। हम इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इस बार यात्रा को लेकर प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए। सीसीटीवी निगरानी, ट्रैकिंग सिस्टम, मेडिकल सुविधा जैसी व्यवस्थाएं यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए लागू की। हम जी दिल्ली से आ रहे हैं। कैसा लग रहा है दूसरा जत्था यहाँ से यात्री? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत उत्साह है। मेरी ये 7वीं यात्रा है, लगातार 2019 से मैं लगातार आ रहा हूँ। और बोले बालटाल रूट से जा रहे हैं। हम इंदौर से आए हैं और बड़ा अरे सर बहुत ही आनंद आ रहा। दूसरा जत्था आनंद का बहुत ही बेसब्री से इंतजार हो रहा था। हम अप्रैल से रजिस्ट्रेशन करवा के पंजीयन करवा लिया है और बहुत ही आनंद आ रहा हमको। इस पल का हम प्रतीक्षा कर रहे थे बड़े ही लंबे समय से सर। पीछे आ जाओ। बढ़ते ही खबर की ओर। बालटाल और सोनमर्ग में श्रद्धालुओं की विशेष पूजा। जम्मू कश्मीर के बालटाल और सोनमर्ग बेस कैंपों में आज श्रद्धालु ने बाबा बर्फानी की शरण में बैठकर शांतिपूर्ण और सफल यात्रा के लिए विशेष प्रार्थना की। भजन, कीर्तन और मंत्रोच्चारण के साथ वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। आज से यह वार्षिक यात्रा आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा से लेकर मेडिकल सुविधा, ट्रैकिंग सिस्टम और ठहरने की व्यवस्था तक प्रशासन की ओर से व्यापक प्रबंध किए गए। बढ़ते ही खबर की ओर। महिलाओं को न्याय दिलाना भाजपा की प्राथमिकता। विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अब से सिर्फ 8 महीने बाद बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने साफ कहा है कि भाजपा पीएम मोदी की अगुवाई में महिलाओं और लड़कियों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार बनते ही सभी लंबित मामलों को फिर से खोला जाएगा और जरूरी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि बेटियां और बहनें बंगाल में सुरक्षित नहीं है, पूरे राज्य में गुस्सा है और अब ममता को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। बेटी, बहन, दीदी कोई सुरक्षित नहीं है। ममता शुड गो।
इमीडिएटली। पूरा झाड़ू लेकर आ गया ना, सब बहन का हाथ में झाड़ू है, देख लीजिए, सब दीदी बहन सबका हाथ में झाड़ू है। पूरा बंगाल में रोष है। एक कस्बा में किसी को घुसने नहीं दिया था। युवा मोर्चा हाईकोर्ट जाकर परमिशन लेकर आज एंट्री ले लिया, कस्बा एंट्री ले लिया। ममता का पुलिस को जितना भी उनका साजिश था, ममता की इशारा से सब खत्म। ओ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उनका फैमिली को कब्जा में ले लिया पुलिस, एक केस खत्म हो जाएगा। लेकिन असली इंसाफ मिलेगा जब भाजपा की सरकार होगा। 8 महीना बाद बीजेपी का सरकार होगा। पार्क स्ट्रीट से कस्बा सब केस को रीओपन करके जो करना चाहिए वही करेगा। हम लोग मोदी जी का सिपाही है। हमारी दीदी बहन बेटी को न्याय दिलाने के लिए भाजपा वचनबद्ध है। ठीक है, मैं भी श्रमिक भट्टाचार्य की पक्ष में एक नॉमिनेशन करके आया है। कल देखिए कोई डिक्लेरेशन का बात बोलूंगा। बढ़ती खबर की ओर, नायब सिंह सैनी ने उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने राज्य प्रशासन की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की है। अध्यक्षता की इस बैठक में राज्य की विकास योजनाओं, कानून व्यवस्था और जन कल्याण कार्यक्रमों की समीक्षा की गई है। सीएम सैनी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गति को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा है कि सरकार की मंशा है कि हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे और किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, पटना में डोमिसाइल नीति के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। बिहार सरकार की नई डोमिसाइल नीति के विरोध में डाक बंगला चौराहे पर सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतर आए हैं और नीति को वापस लेने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने नारेबाजी की है, जिससे इलाकों में घंटों तक ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही है। छात्रों का आरोप है कि नई नीति राज्य के बाहर के लोगों को फायदा पहुंचाती है, जबकि स्थानीय छात्रों के अवसर सीमित हो जाएंगे। पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए मौके पर बल तैनात किया है, लेकिन छात्रों ने साफ कहा है कि जब तक सरकार डोमिसाइल नीति को वापस नहीं लेती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। बढ़ते खबर की ओर, रविंद्र चौहान बने महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद रविंद्र चौहान ने पहली बार मीडिया से बात की है। अपने संबोधन में उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया और संगठन को मजबूत करने का संकल्प दोहराया है। उन्होंने कहा है कि वे जमीनी स्तर तक कार्यकर्ताओं से संवाद बढ़ाएंगे और आगामी चुनावों में भाजपा को और मजबूत करने के लिए काम करेंगे। चौहान ने महाराष्ट्र के विकास और युवाओं को केंद्र में रखकर जनसंपर्क और जन आंदोलन चलाने की भी बात कही। आदरणीय चंद्रशेखरजी बावनकुळेजी यांनी गेला जो त्यांचा कार्यकाळ होता, या कार्यकाळामध्ये ज्या ताकदीने त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रातील असणाऱ्या तळागाळातील जनतेपर्यंत संपर्क केला, भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व कार्यकर्त्यांना, पदाधिकाऱ्यांना एकत्र घेऊन काम केलं आणि एक चांगल्या पद्धतीची ताकद ही महायुतीच्या पाठीशी उभी केली। आज खरं तर एक त्यांचा सहकारी म्हणून, मित्र म्हणून गेली वर्षानुवर्ष आम्ही सर्वजण संघटनेत काम करणारे कार्यकर्ते आहोत। सरचिटणीस म्हणून एकत्र काम केलं होतं आणि त्यानंतरच्या काळामध्ये अध्यक्ष म्हणून काम करत असताना त्यांची कारकीर्द जी आहे ती अतिशय वाखाणण्याजोगी अशी त्यांची कारकीर्द होती। त्यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने सर्व कार्यकर्त्यांना घेऊन संघटना बांधणीचं अतिशय चांगलं काम केलंय। खरं तर माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला काम करणं अतिशय सोपं आहे। केंद्रामध्ये आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वातलं सरकार आहे।
आणि राज्यामध्ये सुद्धा आदरणीय आमचे सर्वांचे नेते देवेंद्रजी यांच्या नेतृत्वामधलं महायुतीचं सरकार आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्यामध्ये दोन्ही ठिकाणी एनडीएचं सरकार असल्यामुळे एक पॉझिटिव्ह पद्धतीने संघटनेला एक वेगळी ताकद ही केंद्र आणि राज्याच्या माध्यमातून मिळणार आहे याची मला पूर्ण कल्पना आहे. परंतु चॅलेंजेसही फार मोठे आहेत. येणाऱ्या काळामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत. मोठ्या नेत्यांच्या आमच्या निवडणुका संपलेल्या आहेत आणि छोटे कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका येणाऱ्या काळामध्ये सामोरं जाणं सर्वात मोठं काम येणाऱ्या काळामध्ये करणं गरजेचं आहे. परंतु भारतीय जनता पार्टीने गेल्या काही वर्षांमध्ये सातत्याने कार्यकर्ता निर्माण करण्याची एक चांगली प्रक्रिया ही गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे आणि त्यामुळेच 1.5 कोटीपेक्षा जास्त प्राथमिक सदस्य आणि 1 लाखापेक्षा जास्त सक्रिय सदस्य असणारी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी. त्यामुळे या सगळ्यांना संघटनात्मकदृष्ट्या बांधणी करणं हे फार गरजेचं काम आहे. मंडळ स्तरावरती असणाऱ्या सर्व कमिट्या गठीत करणं, त्यानंतरच्या काळामध्ये जिल्हा स्तरावरच्या असणाऱ्या सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या नेमणुका सर्वानुमते करणं आणि त्यानंतर प्रदेश गठन या प्रक्रियेकडे जाणं. खरं तर या सगळ्या प्रक्रिया पूर्ण करत असताना सर्वांना बरोबर घेऊन जाणं ही सर्वात तारेवरची असणारी मोठी कसरत आहे आणि ही येणाऱ्या 2 ते 3 महिन्यामध्ये करणं अत्यंत गरजेचं आहे. 100 दिवसाचा एक कार्यक्रम हा संघटनेमधला तयार करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. सर्व लोकप्रतिनिधींना एकत्र घेऊन हा करणं हे त्याहूनही महत्वाचं आहे आणि मला खात्री आहे भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता हा अतिशय जोमाने कामाला लागलाय. संघटनेची ताकद ही अधिक मजबूत होण्याच्या दिशेने प्रत्येकाचं असणारं स्वप्न आहे की ते आपल्याला पूर्ण करायचं आहे. त्या दृष्टिकोनातून प्रत्येकाला त्याची जबाबदारीची जाणीव सुद्धा आहे. भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता त्या जबाबदारीचं ओझं घेऊन त्या येणाऱ्या 100 दिवसामध्ये या सर्व जबाबदाऱ्या ज्या पूर्ण करण्याचं काम हा येणाऱ्या काळामध्ये करणार आहे. मला खात्री आहे आदरणीय देवेंद्रजींच्या नेतृत्वामध्ये महाराष्ट्र हा येणाऱ्या काळामध्ये एक वेगळ्या दिशा ही आदरणीय पंतप्रधानांनी आम्हाला सर्वांना देण्याचं काम केलं आहे. ट्रिलियन पर्यंतची इकॉनॉमी करण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रत्येक क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्राचं पाऊल हे पुढे राहिलं पाहिजे. यासाठी महायुतीचं सरकार जे काम करत आहे त्याला सपोर्टिंग भूमिका संघटनेची असणं अत्यंत गरजेचं आहे. त्या दिशेने काम करणं हे त्याहूनही गरजेचं आहे असं मला वाटतं. त्यामुळे महाराष्ट्राची जनता ही वाट पाहते आणि त्यांच्या सगळ्यांच्या अपेक्षा या भारतीय जनता पार्टी पक्षाकडून आहेत. त्यामुळे त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याची जवाबदारी आमची आहे. बढ़ते ही खबर की ओर, सुधांशु त्रिवेदी बोले कांग्रेस देश हित को पहुंचा रही है नुकसान। कांग्रेस नेता अजय कुमार के विवादास्पद बयान जिसमें उन्होंने सिक्किम को गलती से पड़ोसी देश कह दिया था पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बन गई है जो प्रधानमंत्री मोदी का अंधविरोध करते करते देश हित तक भूल चुकी है। राहुल गांधी देश से ज्यादा विदेश में रहते हैं और उनके नेता अब भारत के भूगोल तक को नहीं पहचानते। सिक्किम भारत का हिस्सा है, ना कि कोई पड़ोसी देश। देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके नेता राहुल गांधी जी यदा कदा और हर पार्लियामेंट के सत्र के बाद सदा सर्वदा विदेश में रहते हैं और उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता देश और विदेश के बीच में पहचान ही नहीं कर पा रहे।
मैं ये नहीं मानता कि अजय कुमार जी, जो कि एक पुलिस अधिकारी भी रहे, उनका सामान्य ज्ञान इतना कम होगा कि उन्हें यह न पता हो कि सिक्किम भारत का हिस्सा है। परंतु यह दुर्दशा तब होती है जब आप मोदी विरोध के मनोरोग से इस कदर ग्रस्त हो जाएं कि आपको इस बात का आभास ही नहीं होता है कि आप सत्य बोल रहे हैं या असत्य बोल रहे हैं। तो यह बहुत दुख की बात है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति विद्वेष में भरी हुई कांग्रेस की आंखों पर ऐसी पट्टी चढ़ी हुई है कि वो राष्ट्र हित को तो बलि दे ही रही है, अब राष्ट्र के मानचित्र को भी बलि देने के लिए साफ उद्यत दिखाई पड़ रही। और मुझे इस पे और आश्चर्य इसलिए हुआ कि कांग्रेस पार्टी ये भी भूल गई कि सिक्किम का भारत में विलय इंदिरा जी के समय में हुआ था, वो भी उसी इमरजेंसी के कालखंड में, जिसके बारे में अभी कितना ज्ञान देते हुए तमाम ट्वीट, बयान और कांग्रेस के लोग दे रहे थे और उन्हें यही नहीं पता। तो मैं उन्हें याद भी दिला देना चाहता हूं कि सिक्किम का भारत में विलय 1975 में हुआ था, इंदिरा जी के शासनकाल में हुआ था। और यह भी याद दिला दूं कांग्रेस के मित्रों को कि भारत और चीन के संबंधों में एकमात्र मौका ऐसा है जब चीन ने किसी मुद्दे पर अपना दावा छोड़ा है, तो वो 2003 में अटल जी की चाइना यात्रा के बाद चीन ने सिक्किम पर से अपना दावा छोड़ दिया था। मुझे लगता है मोदी विरोध का चश्मा हटाएं तो देश की असली तस्वीर और मानचित्रों की असली। बढ़ते अगली खबर की ओर। नई नौकरी पाने वाले युवाओं को साल में 2 बार 7500। दिल्ली में एक अनौपचारिक ब्रीफिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने ELI एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड योजना को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोजगार केंद्रित नीतियों के तहत इस योजना को कल कैबिनेट की मंजूरी मिली। योजना का उद्देश्य है कि नौकरी पाने वाले युवाओं और रोजगार देने वाली कंपनियां दोनों को प्रोत्साहन देना। इस योजना के तहत जो युवा पहली बार औपचारिक रूप से रोजगार में आते हैं उन्हें साल में 2 बार 7500 की सहायता दी जाएगी, मंडाविया ने कहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि कई नौकरियां सृजित करने वाली कंपनियों को भी विशेष लाभ दिए जाएंगे। यह योजना आगामी 4 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए तक की मदद के लक्ष्य के साथ लागू की जा रही है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कल कैबिनेट की मीटिंग में ELI स्कीम को अप्रूवल दिया गया। ये स्कीम प्रधानमंत्री जी की एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक नीति का नतीजा है। देश के युवाओं को रोजगार मिले, उसके लिए 5 साल का कार्यक्रम मोदी जी ने बनाया था। उसके तहत ELI स्कीम लाई गई है। ELI स्कीम के द्वारा देश में जो यूथ नया जॉब में आता है, यानी कि न्यू एम्प्लॉयर है, उसको 1 साल में 2 किस्त में 7,500 रुपया DBT के माध्यम से उसके अकाउंट में डाला जाएगा। और जो कंपनी न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, ऐसी कंपनियों को भी आर्थिक सहयोग करा जाएगा ताकि वो एम्प्लॉइज को पास ऑन करके न्यू जॉब को ओपन करें। ELI स्कीम के द्वारा अगले 4 साल में 1 लाख करोड़ रुपया एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर को DBT के द्वारा दिया जाएगा और 3.5 करोड़ से अधिक जॉब निर्माण करने का लक्ष्य के साथ ये स्कीम लाई गई है। मैंने कल ट्रेंड देखा, सभी युवाओं ने इस स्कीम का स्वागत करा है और मोदी जी ने अगले 5 साल के लिए एक रोजगार पैकेज के रूप में 2024-25 के बजट में अनाउंसमेंट करा था, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपया से 5 स्कीम चला के 4.5 करोड़ जॉब निर्माण करने का लक्ष्य रखा था। ये लक्ष्य को परिपूर्ण करने के लिए ये ELI स्कीम बहुत उपयोगी होगी। बढ़ते खबर की ओर। वन महोत्सव 2025 का शुभारंभ गोरखपुर।
यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण अभियान चल रहा है। संदर्भ में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव 2025 आयोजित किया गया, जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक संपूर्ण सप्ताह। इस वर्ष के वन महोत्सव का उद्घाटन गोरखपुर में देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। 210 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट कवर को आगे बढ़ाने में मदद की। ये पर्यावरण के प्रति और प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता का एक छोटा सा उदाहरण हो सकता है। बहुत ही आवश्यक है। आप ये समझ लीजिए कि पर्यावरण ही जीवन का मूल है। अगर पर्यावरण जिस दिन खराब होता चला जाएगा उस दिन पृथ्वी पे जीवन मुश्किल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में विगत 5 वर्षों से एक वृहद अभियान के रूप में कराया जा रहा है और हम लगभग आप मान के चलिए 600% हमने 2016-17 से वृद्धि की अपने वृक्षारोपण के टारगेट्स में और लगभग 237 करोड़ रुपये हम इस वर्ष आ जाएंगे इस वर्ष के वृक्षारोपण का। बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस सांसद रंधावा ने सरकार से पूछा चालान क्यों नहीं पेश किया गया। दिल्ली में कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सरकार से सवाल किया है कि अकाली नेता विक्रम मजीठिया के मामले में अदालत में चालान क्यों नहीं पेश किया गया। उन्होंने पूछा कि मजीठिया को पहले गिरफ्तार किया गया था लेकिन फिर वह जमानत पर कैसे बाहर आ गए। रंधावा ने इस मामले को लेकर सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की है। उनका कहना है कि कानून के समक्ष सभी को बराबर होना चाहिए और किसी के साथ भी छूट नहीं होनी चाहिए। मैं इनको जो बताना चाहता हूं कि जो आदमी पकड़ा गया है किसी पार्टी को वहां जाकर प्रदर्शन धरना लगाना ये उनको नहीं रोकना चाहिए, सुनना चाहिए, गवर्नमेंट को अलाउ करना चाहिए। ये डेमोक्रेसी है, ये डांगोक्रेसी नहीं है। तो हर आदमी का प्रदर्शन करने का और गवर्नमेंट को पेशेंस रखनी चाहिए कि अगर हमने कोई काम किया है उसके ऊपर हमें बात करनी होगी, देखना होगा क्या क्या हमने गलती की है, क्यों नहीं अभी तक चालान पेश किया गया विक्रम मजीठिया का जो पहले वाला था, क्यों उसकी बेल हुई, कैसे हुई। SIT 3-4 आप इन्होंने बना दी, 3-4 इन्होंने एडवोकेट जनरल ट्रांसफ़र कर दिए। तो इसमें सभी देखना होगा कि यही नहीं कि जब कोई बात आती है उसका नैरेटिव चेंज करने के लिए किसी को ऐसे कर दो वो कर दो पेपरों में ले आओ। तो ये बात है, मेरी बात सुनिए, ये कहते थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं और जैसे भगवंत मान जी ने स्टेटमेंट दी कि मेरे पास ऐसे आया वो आया रिकॉर्ड आया, तो अब मैं बता रहा हूँ कि वो मेरा हेल्थ मिनिस्टर था, उसका नाम विजय सिंगला है, उसको मैंने ऑडियो सुनाई और वो मेरे से मान गया। तो अब ने उसकी कैंसिलेशन क्यों डाल दी? डालनी चाहिए, उसका भी जवाब दें कि अपने घर से चीफ मिनिस्टर अरेस्ट करवा रहा है और चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट है कि मेरे पास उसकी ऑडियो है। तो अब चीफ मिनिस्टर के ऊपर एक्शन आना चाहिए कि जो आपने गलत बयानी की थी उस टाइम, जिस आदमी ने उसके ऊपर किया था, उन्होंने दिया था कि स्टेटमेंट, जिसकी स्टेटमेंट पर FIR हुई वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर था, उसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया गया कि उसने, वो कहता है कि हाँ सरकार ने जो किया है वो मैं उसके साथ एग्री हूँ। इसका मतलब पहले तूने गलत कंप्लेंट की CM के पास, तो एक्शन तो होना चाहिए। ये बात नहीं है, ये हमें वो काम करना चाहिए जो लोगों की गवर्नमेंट बनी है उसके लिए काम करना चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल की आलोचना की। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद के खतरे पर विभिन्न देशों में भारत के विचार प्रस्तुत करने वाले बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि यह प्रतिनिधिमंडल संसदीय प्रतिनिधिमंडल नहीं था बल्कि एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल था जिसका चयन सरकार ने किया था। पृथ्वीराज चौहान ने इस पूरे मामले को नाजुकता से संभालने की जरूरत बताई और कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने इस प्रतिनिधिमंडल में भाग लेने के लिए सहमति दी थी। Sir, you've
strongly raised the issue of the Pahalgam attack and also why a special session should be called. But another leader of the Congress who was also part of the G23 group that was asking for reform from the party, Mr. Shashi Tharoor, has had constantly had a divergent opinion to the party throughout this, the developments that have happened over the last couple of months. So how do you look at that? How do you look at his comments? There's a whole controversy about this delegation. I think we must look at it in a different way. I was a parliamentary affairs minister for some time. See, there are two types of delegations. One is strictly a parliamentary delegation, which is constituted by the Speaker of the Lok Sabha. And there, the composition of the delegation strictly consists of the percentage of members in the House, respective House. And we actually calculate with a calculator 8.33, 7.92 and all that. And then decide the number of people of each party will be part of that delegation. Once you decide on the number of delegations, 2 people from Lok Sabha and 1 from Rajya Sabha from the Congress party, 5 of BJP, 3 from Lok Sabha, 2 from Rajya Sabha. Once that is decided, it's entirely up to the leader of the respective political parties to name the people who will be part of the delegation. And Speaker accepts that. But that is a parliamentary delegation. This was not a parliamentary delegation. This was a government delegation to address a specific need. And government selected some people. Now, I think the whole process could have been handled a little more delicately, a little bit finesse. There was a special situation. Congress party agreed to participate. The government selected some people. The Congress party gave some different names. If the names were not accepted, they should be kept quiet. It should not be made public. But unfortunately, unnecessary controversy arose in a situation where you wanted to project a picture that the whole country is behind the government. That was not there. Secondly, I wouldn't have selected the composition of delegation is not, I would have done that. Look at 1971. Indira Gandhi sent these bipartisan delegations abroad. How would you say? Atal Bihari Vajpayee only himself to US. He said Pilu Modi to Europe. He said Hiren Mukherjee, the Communist Party, to Russia. One person. I mean, there are people of stature. And they got good. What happens here? Nobody of substance met the delegation. Nobody of substance. That is not the fault of the delegation. Not the fault of the members of the delegation. It's a fault of foreign ministry. They could not get substantive appointments for the session. All of them, what they did? Meet Indian diaspora. They met some Minister of State External Affairs. Who did they meet? You ignored the neighborhood completely. And we have been completely isolated in the international fora. Complete failure of the Indian foreign policy. Mix up between Prime Minister's views and Foreign Minister's views. When Mr. Vikram Bistri, the Foreign Secretary, was pilloried because he was asked to announce the ceasefire. Did the Foreign Minister stand behind him? Did he go and meet the BJP leadership saying that don't do this, it's not his fault? You let the Foreign Secretary entire civil service of the Foreign Ministry on its own. What message are you sending? Is that the kind of leadership that civil service expects? I think there is a complete failure of the Indian foreign policy, whether it's IMF loan, whether it's ADB loan, with the United States going along with them. We are completely isolated. Notwithstanding hundreds of foreign visits that Prime Minister will. The problem is, Prime Minister, with his limited background or experience of national affairs, thinks that if he's personally friendly with a particular leader, if he lavish gifts are heaped on him, that the Indian foreign policy is fine. It doesn't work that way. He met Xi Jinping 18 times, including the one visit in Mahabalipuram and Ahmedabad. What happened? He went to meet Nawaz Sharif, uninvited. What happened after 1 month? So foreign policy is only about national interest and nothing but national interest. And Prime Minister is meddling virtually, not letting professionals handle it. It's causing a problem. So, but how do you look at Dr. Tharoor's comments that are often seen, as a sort of defense of the government? No, I think, see, this was a need. When you agreed to become part of the government delegation, you are only going with a specific purpose of defending the government of India, notwithstanding which party you belong to.
It's a commitment that you are going abroad and you will only plead the case of the whatever the government tells you to tell. That's fine. So what Dr. Shashi Tharoor did was, of course, he himself is an experienced diplomat. So he is part of a government delegation. The purpose is to not to show differences there. Now, what happens to Mr. Shashi Tharoor in future, I don't know. I won't comment on that. But I think this was a government delegation where every member had committed to defend the government line, period. Of course, the fact that we did not succeed is not the fault of delegations. It's the fault of the bureaucrats who represent India abroad, the ambassadors and high commissioners, and also talks heaps about the state of India today. Look at our neighborhood. Look at what happened in IMF loan vote, 24-1. Completely. Look at the Pakistan is being made chief of that anti-terror group or vice chair of that group in United Nations, counter-terrorism. See, our entire agenda of blaming Pakistan as a state which supports terrorism is completely gone. And we have brought Kashmir in the front, and we also agreed for a bilateral, Shimla agreement very clearly said that this issue will be settled only bilaterally. It will not seek any third-party intervention. What happened now? Under what pressure did you accept third-party mediation by Mr. Trump? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। थाने में मराठी भाषा विवाद पर अबू आजमी का बयान। मुंबई के ठाणे जिले में एक दुकान मालिक पर मराठी में बात करने से इनकार करने पर हुए हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। इस घटना पर महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने प्रतिक्रिया दी है। अबू आजमी ने स्पष्ट कहा है कि मराठी भाषा का सम्मान हर किसी को करना चाहिए क्योंकि यह महाराष्ट्र की राजभाषा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि किसी व्यक्ति पर केवल इसलिए हमला नहीं किया जा सकता कि वह मराठी नहीं बोलता। उन्होंने इस पूरे मामले को जनता को भ्रमित करने और राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया गया नाटक करार दिया है। मनसे के कार्यकर्ता है, इस तरीके का जबरन जो है मराठी थोपी जा रही है, ऐसा लगता है आपको? क्योंकि वर्तमान में जो स्थिति है मराठी बोलने को लेकर, देखिए ऐसा है कि मराठी का सम्मान है, मराठी महाराष्ट्र की भाषा है, उससे कोई उससे जो है उसका अपोज नहीं कर सकता, उसका हम सम्मान ही करते हैं। परंतु जो मराठी नहीं बोलता उसको मारा नहीं जा सकता है। आप इस तरह से किसी को मार नहीं सकते हैं। हिंदी भी इस देश की भाषा है और पार्लियामेंट में एक कमेटी है भाषा के लिए, जो हिंदी बोलने के लिए लोगों को जाती है समझाने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा काम हिंदी में होता है। अगर कोई आदमी हिंदी बोलता है तो उसको मारा नहीं जा सकता। आप ये कह सकते हैं भाई मराठी सीखो, आप मराठी के इंस्टीट्यूट खोलिए, आप किताबें बांटिए। इतनी मराठी से प्रेम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाकर वोट लेने के लिए ये सब नौटंकी की जाती है और कुछ नहीं। 5 तारीख को एक विजय यात्रा निकाले जाने वाली है। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक साथ आने वाले हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस में जो है फूट कहीं ना कहीं देखी जा रही है। एमबीए में कुछ ठीक नहीं है, हलचल शुरू है, कैसे दिखते हैं? हलचल तो पहले से ही है। ये लोग जो है जो अलायंस करते हैं ना, अलायंस में सिर्फ मुझे कितनी सीट मिल जाए, हार जाऊं चलेगा, लेकिन सीट के लिए लड़ाई करते हैं। ये अलायंस ऐसा नहीं होता। अलायंस होता है कि जिस तरह से इकट्ठा बैठे सब आपस में मिलके 1 महीना पहले सीट बांट लें और फिर सब एक मंच पर लड़ाई लड़ें। नहीं, सिर्फ अपनी सीटें लेकर के अगर ये लोग अभी इस तरह करेंगे ना, मैं समझता हूं कि जो महाराष्ट्र विकास है ये और कमजोर हो जाएगा। इसके पहले हमने देखा कि यूपी में जिस तरीके से गठबंधन हुआ था या बाकी राज्यों में जिस तरीके से गठबंधन हुआ था, उसका सबक लेके अभी भी जो राज्य की सरकार है, जो विरोधक है, उसको इससे सबक लेना चाहिए और जो गठबंधन है उस पर काम करना चाहिए। ऐसा लग रहा है सबक सीखना चाहिए अखिलेश यादव जी से। उन्होंने मायावती जी से अलायंस किया और जो अच्छी सीटें थी सब दे दिया, इसलिए वोट बंटने न पाए। कांग्रेस से अलायंस किया, कांग्रेस के जहां उम्मीदवार नहीं था उम्मीदवार भी दिया और उनको उनकी जो जितनी सीटें थी उससे ज्यादा बढ़ के सीटें दिया। जब अलायंस होता है तो देखा जाता है कि कौन सी सीट पर किस पार्टी को ज्यादा वोट मिला है। जिस पार्टी को ज्यादा वोट मिलता है उसको वो सीट मिल जाती है। लेकिन अखिलेश जी ने अपनी जीती हुई सीटें भी जहां ज्यादा वोट मिला वो भी अलायंस में दिया। यही चीज अगर महाराष्ट्र में लोग करेंगे तो शायद कुछ आगे अच्छी बात बनेगी, और नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं फिर कमजोर हो जाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल, पंढरपुर की वारी में जो यात्रा निकल रही है उसमें कुछ गतिविधियां पाई गई है, अर्बन नक्सलाइज गतिविधियां पाई गई है, उसको लेकर सरकार अपनी ठोस कदम उठा रही है। आप कैसे देखते हैं इस पूरी गतिविधि को? बहुत ठोस कदम उठाना चाहिए। हमारे जहां भी जो है यात्री जाते हैं, पूजा के लिए जाते हैं, ये जो जा रहे हैं लोग कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, यहाँ सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त होना चाहिए और सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। पीएम मोदी को घाना की ओर से देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना प्रदान किया गया है। यह सम्मान
घाना सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के प्रभावशाली वैश्विक नेतृत्व और भारत के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय कद को देखते हुए दिया गया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता CR केसवन ने कहा है कि यह सम्मान केवल प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि पूरे भारत को और वैश्विक दक्षिण को दिया गया। यह उस सम्मान और विश्वास का प्रतीक है जो आज पूरी दुनिया भारत और हमारे प्रधानमंत्री के प्रति रखती है। Had inspired the African nations to combat colonialism, Prime Minister Narendra Modi ji, with his remarkable statesmanship, has empowered them to play a pivotal role in shaping the global narrative. Ghana conferring its highest national honor to Prime Minister Narendra Modi ji for his influential global leadership is standing testimony to the respect and faith not just Ghana but the entire global south has in India and our Prime Minister. Under Prime Minister's leadership, India has transformed itself into a Vishwa Bandhu, a global friend, a consensus builder, and the world nations now respect and listen to India. This is the 24th international honor being conferred on Modi ji, which substantially marks India's global ascent, and the Prime Minister has thoughtfully dedicated this to the nation and our 140 crore citizens. One will recall the sterling leadership of the Prime Minister when India was, presiding for the first time ever the G20. It was because of Prime Minister Modi ji's initiative that the African Union with 55 member states became a permanent member of the G20. Before that, the only regional bloc which was a permanent member was the European Union, and Prime Minister Modi ji ensured that the African Union was brought on par with the European Union becoming a permanent member. And with this initiative, the Prime Minister paved way for inclusive global governance and also amplified the voice of the global south on the international stage, integrating the concerns of the developing nations into the international mainstream. Prime Minister Modi ji, even when he was Chief Minister, had forged strong links with African nations, and we all know how India had been so helpful to more than 25 African nations, giving them vaccines and essential medical supplies during COVID. बढ़ते अगली खबर क्या? मध्य प्रदेश के होनहार छात्रों को मिलेगा मुफ्त लैपटॉप, बोले CM मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य के मेधावी छात्रों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि 12वीं कक्षा में 74% से अधिक अंक लाने वाले 94,234 छात्रों को सरकार द्वारा लगभग 25,000 मूल्य के लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे। इस योजना पर कुल 235 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह योजना हमारे प्रतिभाशाली छात्रों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हम अपने युवा विद्यार्थियों को बधाई देते हुए और आश्वस्त करते हैं कि सरकार उनके साथ खड़ी। एक अलग प्रकार का समय लेके आ रही है। हमारे 12वीं पास 75% से ज़्यादा अंक लाने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए, खासकर 94,234 विद्यार्थियों को लैपटॉप मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाना है। ये लैपटॉप 25-25 हज़ार की राशि के लगभग रहने वाले हैं, जो सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। राशि डाल करके भी सरकार उनको, अपने बच्चों को उनकी पसंद से, अगर थोड़ा उनके चॉइस से लेना हो तो ये छूट भी हम दे रहे हैं। कुल 235 करोड़ लाख के अमाउंट हमारे इस पूरी योजना में लगने वाला है। लेकिन पैसे का सवाल नहीं, प्रतिभावान बच्चों के साथ सरकार खड़ी है, ये हमारा मनोभाव दिखाई देता है। युवाओं के लिए आगे बढ़ने की संभावना माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विकसित समय के लिए नई पौध तैयार करना, ये हम सबका संकल्प है। आइए हम सब अपने युवा विद्यार्थियों को बधाई भी देते हैं और सरकार उनके साथ खड़ी है। आगे 12th के बाद भी डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, उद्यमी, अच्छे किसान, जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहे, सब क्षेत्र में सरकार सभी प्रकार के दरवाजे खोल करके युवाओं के साथ मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाने का संकल्पित है। मैं आप सबका एक तरह से इस नई सौगात की बधाई भी देता हूं और बहुत जल्दी और इसी प्रकार की नई नई सौगातें मिलती रहेगी। मेरी अपनी ओर से
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में वन महोत्सव का दूसरा सीजन शुरू। दिल्ली में आज से वन महोत्सव का दूसरा चरण एक पेड़ मां के नाम सीजन 2 की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए पूर्वोत्तरी सरकारों पर पर्यावरण को लेकर लापरवाही का आरोप लगाया। आज वन महोत्सव के साथ दिल्ली में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। पहले की सरकारें इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होती थी, उन्होंने कभी दिल्ली के पर्यावरण की चिंता नहीं की। सीएम ने यह भी कहा है कि दिल्ली सरकार अब इस अभियान को जन आंदोलन में बदल रही है। आज वन महोत्सव के रूप में दिल्ली में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। एक पेड़ मां के नाम सीजन 2, क्योंकि इससे पहले के इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में पिछली सरकारों ने कभी हिस्सा ही नहीं लिया। उन्होंने कभी दिल्ली के पर्यावरण के लिए चिंता ही नहीं की। पेड़ लगाने की और किसी का ध्यान ही नहीं था। मुझे खुशी है कि दिल्ली सरकार 2025 में जो वन महोत्सव कर रही है, इसमें दिल्ली के हर एक निवासी की हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। हर एक व्यक्ति जो समाज को दिशा देता है, उसकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। हर एक के द्वारा पेड़ लगाए जाएं, क्योंकि पेड़ केवल पर्यावरण को श्वास नहीं देंगे, वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक श्वासदेही और हवा को साफ सुथरा करने वाला एक यंत्र है। तो मैं आज इस वन महोत्सव की शुरुआत की पूरी दिल्ली की जनता को ढेर सारी बधाई देती हूँ और यही निवेदन करूँगी कि हर व्यक्ति अपने अपने स्थान से अपने आसपास अधिक से अधिक पेड़ लगाए और मिल करके इस पर्यावरण को हम बेहतर बनाएं। बढ़ते अगली खबर की ओर। चुनावी प्रक्रिया पर कांग्रेस के सवालों पर भड़के शाहजाद पूनावाला। चुनाव प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस के बयानों पर भाजपा नेता शाहजाद पूनावाला ने कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब कांग्रेस चुनाव जीतती है तो उसे चुनाव आयोग पर कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन जब पराजय सामने आती है तो वे चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठाने लगते हैं। जब यह चुनाव आयोग कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में चुनाव कराता है और कांग्रेस वहां जीतती है तो वे कोई सवाल नहीं उठाते, लेकिन जैसे ही बात महाराष्ट्र या हरियाणा की आती है वे चुनावी प्रक्रिया पर शक जताते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव हो या जयराम रमेश हो जो कहते हैं कि ये वोटबंदी हो रही है, दरअसल ये राजनीतिक रूप से मंदी आ चुकी है। क्योंकि चुनाव हारते हैं तो अपने आप को बचाना है, इसलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है। जब यही चुनाव आयोग कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल में चुनाव कराता है और कांग्रेस पार्टी जीतती है तो उसको कोई सवाल नहीं होता, पर यही कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र, हरियाणा में चुनाव के ऊपर और चुनावी प्रक्रिया के ऊपर सवाल खड़े करती है। जिस प्रकार से जिन लोगों ने फेक वोटर और जिन लोगों ने बूथ कैप्चरिंग को अपना स्पेशलाइजेशन बना दिया था, आज वो पोल से पहले, जो चुनावी प्रक्रिया से पहले एक इलेक्टोरल रोल की जो एक प्रकार से प्रॉपर जो उसकी इंटेग्रिटी को चेक करने के लिए और उसमें कोई गलत वोटर ऐड ना हो और उसमें जो नए वोटर्स जिनको मौका मिलना चाहिए वोट करने का संविधान के हिसाब से, उनको मौका मिले, ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो उस पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। पर इनको जवाब कांग्रेस के ही सांसद ने दिया है। इमरान मसूद का भी जो बयान आया है, उन्होंने तो राहुल गांधी और इस पूरी मंडली को जवाब दिया है कि इलेक्शन कमीशन तो फूल प्रूफ जॉब करता है। अब इमरान मसूद सही है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सही है, और देखिए ये वो लोग हैं जो कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन रखते हैं। जब चुनाव जीतते हैं तब चुनाव आयोग ठीक लगता है, जब जुडिशरी से फैसला अपने हक में आता है तब जुडिशरी ठीक लगता है, वरना ये वक्त हो ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी शिवा के साथ। तब तक लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।